पहला ऐसा नेता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिसने अपने बाप से बड़ा अपना कद बढ़ाया। कहीं ना कहीं रोहतक जिले के लोग, झज्जर जिले के लोग ये मानते हैं कि हम 10 साल पीछे चले गए। क्या उन लोगों का विश्वास खत्म हो गया जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को डोर टू डोर अभियान चलाना पड़ रहा है? लोगों की ये पर्सनल मांग उभर का आई, अगर एमपी साहब व्यक्तिगत हर आदमी से मिले। बीजेपी नहीं चाहती कि रोहतक लोकसभा सीट उनके हाथ से जाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ का परमानेंट नेता है, अरविंद शर्मा कोई परमानेंट नेता थोड़ी। अकेला एक नेता ऐसा हो जिसकी सारा मांग है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। राजनीतिक पार्टियां जो जातिवाद का जो जहर घोलती हैं, क्या मानते हैं, क्या ये सही है? चुनाव के दौरान जाति पाति पे ले जाओगे तो काम से दूर हो जाओगे। क्या वजह है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम क्यों लेते हैं? क्या कांग्रेस मजबूत नहीं है? यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर 95% हरियाणा के लोग पसंद करते हैं, सिर्फ 5% लोग ऐसे जो पसंद नहीं करते। 9.5 साल का जो रिकॉर्ड खट्टर साहब का, एक तरफ तो तारीफ कर रहे हैं, अब 9.5 साल में इतना विकास किया, दूसरी तरफ उनको एकदम अचानक सीट से हटाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। फिलहाल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 25 मई को चुनाव होंगे। सबसे हॉट सीट माने जाने वाली रोहतक लोकसभा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। और आज हमारे साथ कांग्रेस नेता, जो कि सबसे मजबूत नेता बेरी हलके के माने जाते हैं, फ्रंटलाइन नेता हैं कांग्रेस के, और बेरी हलके के अंदर युवा नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा तस्वीर अहलावत, जो कि फिलहाल आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आज कांग्रेस कहां स्टैंड करती है और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी मजबूत है। तो तस्वीर भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आप लोगों का भी स्वागत है। आपके व्यूअरों को मेरी तरफ से राम राम है भाई साहब। जी तस्वीर भाई साहब, युवाओं के अंदर अगर युवा चेहरों की बात करें और ऑल ओवर अगर बात करें, बेरी हलके के अंदर सबसे माहिर जो राजनीति कर सकता है, जो राजनीति के ज्ञाता है, आज आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव है। आप लोकसभा चुनाव को लेकर कितने संतुष्ट हैं कि लोगों का जो आश्वासन मिल रहा है आज कांग्रेस के पक्ष में, वो कहां तक आप मानते हैं कि सही है? लोगों का जो आश्वासन मिल रहा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, एमपी साहब के साथ है। एमपी साहब का जो पहले चुनाव में 450 का जो उनको नाम दिया गया था, उसी तरह पर चुनाव चलने लग रहा है। पिछली बार जो चुनाव में उनको षड्यंत्र के तहत हराया गया, उस चीज का लोगों में काफी रोष है। और जो उन 10 साल के राज में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसमें इस इलाके में जो काम करा, एक सांसद रहते हुए, एक सादगीपूर्ण व्यवहार रखते हुए, अपने कामों के नाम से, उनके काम के नाम पर वोट पड़े। क्योंकि उस 10 साल के बाद यहाँ जो उन काम कराए थे, उन कामों के मतलब जो रोड बनाए, उनका ठेकड़ी नहीं लगी, यानी उनको टूटा फूटा भी मरम्मत नहीं करा पाए। और नई परियोजना या नई कोई ऐसी मतलब योजना सरकार की ओर से या ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया। इस 10 साल में कहीं ना कहीं रोहतक जिले के लोग, झज्जर जिले के लोग ये मानते हैं कि हम 10 साल पीछे चले गए। तो इसलिए लोगों का जो है एकमत राय है, अब भाई हमारा नेता, हमारा खुद का नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा है जो इस इलाकों को आगे ले जा सकता है। तस्वीर भाई साहब, आपने बताया कि षड्यंत्र के तहत 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया गया। 7,503 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार दर्ज हुई, और जिसमें 4,000 पोस्टल बैलेट पेपर वो रद्द किए गए थे। कहीं ना कहीं आप उस स्थिति को ये नहीं मानते, षड्यंत्र मानकर ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं घर बैठकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये सोच रहे थे कि आज लोगों के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं वो जो है उस हार का कारण बनाओ? जहां तक आप कह रहे हो वो भी एक बात हो सकती है, लेकिन 18,000 वोटों से आगे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब काउंटिंग रोकी गई। और पोस्टल बैलेट का लास्ट के समय में गिनना इस बात को तय करता है कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा पोस्टल बैलेट में वोट ना ले जाए। तो 18,000 वोटों से आगे थे।
अगर वोटों की बात की जाए 18,000 वोटों से हराए गए हैं, 18,000 वोटों से वो जीत रहे थे टोटल मिला के। बात आंकड़ों की तो ही है, वो ज्यादा खोलनी नहीं चाहिए पर खोल दी आपके सामने। दूसरी बात, जहां आप कह रहे हो और कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन क्या है पब्लिक में क्या था, आगे एक नारा था, आगे यहाँ तो कितना ही बड़ा नेता आ जाओ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम इतने करा रखे हैं कि ये इनके चुनाव में कहीं कोई आसपास भी नहीं टिक पाओगा, ये बात थी। और उसी के मामले को देखते हुए जो शहरों में वोटर था वो कहीं ना कहीं उतनी ताकत से गांव में आकर अपनी वोट नहीं डाल सके, और बीजेपी ने जगह जगह पर बूथ कैप्चर कर लिए। एक ये भी नुकसान हुआ है शहरों में, देखा भी आपने। तो अब और कॉन्फिडेंस का नाम दो तो और कॉन्फिडेंस, या उसमें ये लगा लो भाई मतलब चुनाव का जो आप वाली भाषा ही लेते हैं, और कॉन्फिडेंस लगा लो। लोगों में और कॉन्फिडेंस था, नेता का तो पेट आदमियों से भरता नहीं ना वोटों से, वो तो ज्यादा से ज्यादा मिले उतना ही बढ़िया। लेकिन मोटे तौर पर लोगों को ये आस थी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हार सकता। लेकिन जात पात का भी थोड़ा रूप दिया गया, और बीजेपी ने बिल्कुल पूरा षड्यंत्र के तहत यहाँ पे धन बल की ताकत भी लगाई। उस ताकत की वजह पर कई चीजें, वो कहते हैं ना मराठे युद्ध में क्यों हारे, उसके अनेक कारण है, एक कारण नहीं हो सकते, तो अनेक कारण बने। लेकिन चलो वो पिछली बात है, चली गई। अब की बार लोगों की नजर बिल्कुल पूरी तरीके से चुनाव पर है, 24 घंटे उनकी आंख खुली है। अब की बार ये चुनाव एमपी साहब को लोगों का मानना है 3-4 लाख वोटों से जिताएंगे कम से कम, ये सोच लोगों की। तस्वीर भाई साहब देखिए, जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा घर बैठे बन जाते थे, क्योंकि वो विश्वास था जिसे मैं कह रहा हूं, और कॉन्फिडेंस, वो शायद उस नेता का विश्वास था, लोगों का विश्वास भी था कि जीत जाएंगे। लेकिन वो हार हुई, उस हार का दर्द आज तक वो जनता नहीं भुला पाई है। कई बार राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी स्टेज पर भावुक होते नजर आए हैं। अब बात आती है इस समय की 2024 के लोकसभा चुनाव की, डोर टू डोर अभियान। क्या वो विश्वास दीपेंद्र सिंह हुड्डा का खत्म हो गया? क्या उन लोगों का विश्वास खत्म हो गया जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को डोर टू डोर अभियान चलाना पड़ रहा है? दरअसल उसमें क्या है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ राज में 10 साल लोगों के बीच में वो एक सांसद थे, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। एक एक आदमी से मुलाकात की, दिल्ली कोठी पर आदमी जाता था काम करा के लाता था, 40 आदमी जाते, 40 मिलकर आ जाते। समय रहते रहते दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रभाव, उनकी व्यक्तिगत छवि इतनी बदल गई। आज उनकी मेवात में भी मांग है, आज उनकी सिरसा में भी मांग है, आज उनकी पंचकुला में भी मांग है, जीटी रोड पर भी, सारा हरियाणा में अगर अकेला एक नेता ऐसा हो जिसकी सारा मांग है तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। इतनी मांग होने के बावजूद आदमी हर एक आदमी से नहीं मिल सकता, लेकिन इसी मांग को मद्देनजर देखते हुए बीजेपी ने सोचा इसको घेर लो। उनने एक षड्यंत्र के तहत काम चला दिया भाई, आपके जो वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं आपकी आवाज उठाने में कई जगह पर सक्षम नहीं है, कई जगह सक्षम है, कुछ वर्करों में देखिए। तो लोगों की ये पर्सनल मांग उभर का आई। अगर एमपी साहब व्यक्तिगत हर आदमी से मिले, जिन आदमियों से कोठी पे मिलते थे, तो अब उसी नजर को देखते हुए एमपी साहब ने ये निर्णय लिया, अब मैं बाजार में और कहीं एक एक आदमी से मिलूंगा। और उसका दूसरा कारण क्या है, उसका दूसरा मोटा कारण क्या है, व्यापारी वर्ग में झज्जर में ज्यादा घूम रहे हैं। व्यापारियों के साथ हालत क्या है, हर एक व्यापारी गुंडागर्दी से ग्रसित है, दुखी है। गुंडों ने उनसे मंथली, हफ्ता, इस टाइप की चीजें बांध रखी हैं। अब कोई कोई व्यापारी ऐसा है जो पुलिस में रिपोर्ट करा हो या जिसकी मीडिया में आ जाए, लेकिन दुखी हर एक व्यापारी है। अब वो व्यापारी आम आदमी को बताओगा तो कोई उसका फायदा नहीं। ये व्यापारियों की मांग है झज्जर और रोहतक शहर में। अगर हमसे इंडिविजुअल मिले, हमारे साथ कोई नेता नहीं होना चाहिए, वो अपने मन का दर्द बता देते हैं जी हमारी ऐसी हालत है। आज गुंडागर्दी का ऐसा भयावह माहौल है हरियाणा में, आज जगह जगह पर्ची खर्ची चल रही है, पर्चा डालते हैं दुकान पर, खर्चा मांग लेते हैं। और एक दुकानदार ने भी अपना धंधा करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, अपना काम करने के लिए रुपए देने पड़ रहे हैं। इससे बुरी व्यवस्था क्या होगी? तो ये व्यापारियों की और लोगों की निजी मांग थी। उसी मांग पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा 1 to 1 हर आदमी से मिलने चाहते हैं, और उसी तर्ज पर ये मिलने लग रहे हैं।
जी। तस्वीर भाई साहब, आप लोगों के बीच में चर्चित हैं। कांग्रेस का बड़ा चेहरा जो है बेरी हल्के के अंदर है, तस्वीर अहलावत के रूप में उभर रहा है और हो चुका है। तो तस्वीर अहलावत को मैं देखता हूँ हर प्रोग्राम के अंदर, चाहे वो हरियाणा के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन तस्वीर अहलावत कभी भी स्टेज पर नजर नहीं आते हैं। तो वो मजबूती जो फ्रंटलाइन नेता का जो नाम, जो चेहरा, चर्चित चेहरा, कहीं ना कहीं उस छवि के कारण है, या फिर लोगों के बीच रहकर, जो आज लोगों की आवाज है, लोगों के बीच रहकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करने का। दरअसल भाई साहब, स्टेज का तो क्या है, अब मान ले लोगों के काम कराने हैं तो दिल्ली रोहतक कोठी पे एमपी साहब अवेलेबल रहते हैं। कभी कोई काम पड़ गया तो फोन पर रहते हैं। जो ये चेहरे चमकाने वाली पॉलिटिक्स है, ये हमने शुरू से ही नहीं की, ना हमारे पर्सनैलिटी को सूट करती। हम तो गांव के भोले भाले आदमी हैं, गांव ने जिला परिषद बनाए थे, बिल्कुल सिंपली सी साधारण की। यही हमारा व्यक्तित्व है। क्योंकि मुझे याद इस व्यक्तित्व को बचाए रखेंगे तो ठीक रहेगा। और उस टाइप की पॉलिटिक्स जो जद्दोजहद स्टेज वगैरह, ये मन अच्छी भी नहीं। क्योंकि मुझे याद है आपके गांव डिग्गल के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, जनसभा का कार्यक्रम था, और वो जनसभा एक बड़ी रैली के अंदर तब्दील हुई थी, और उस दौरान भी वो कार्यक्रम आपकी बदौलत संपन्न हुआ था। मैं मानता हूं, पब्लिक भी मानती है, लेकिन उस समय भी आप स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। वो तो सहयोग सभी का होता है, पर स्टेज का जो व्यवस्था उसमें मैंने पहले गांव में कह रखी है। मेरे गांव और इलाके के लोगों की मांग भी है। मेरी माँ आप कहीं पूछोगे या और कहीं भी पूछोगे जिले में, तो लोग ऐसा कहते हैं। अब भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे एक उनको नेगेटिव प्रचार करने के लिए एक बीजेपी पार्टी ने एक रूमर फैला रखा है। अब भाई इसके साथ तो कुछ आदमी हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो बात कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। तो क्या है कि मैं तो ये मानता हूँ लोगों का निजी राय और निजी सोच ये होनी चाहिए। आगे एक नेता को अलग अलग आदमी से, नए नए आदमी से मिलना चाहिए, और नए नए आदमी ताकि अपनी बात पहुंचा सके। उसी लाइन पर चल के हम स्टेज को घेरने की व्यवस्था काम नहीं करते। हम स्टेज से थोड़ा इसलिए दूर रहते हैं भाई साहब। लोगों का और नेता का काम है काम करने का, करवाने का। नेता का, पब्लिक का, उसके बीच में जो वर्कर है उसकी भूमिका होती है आम आदमी की नेता तक पहुंच बताना, और नेता को उसका काम बताना कि ये आपकी फील्ड में काम कर रहे हैं। वो हम आसानी से निभा लेते हैं। हमारा कुर्सी घेरने का कोई काम नहीं है। जी जी, आपने अभी एक बात कही कि पब्लिक की जो बातें हैं वो नेता तक पहुंचाना और नेता से उस पब्लिक का काम करवाना। क्या आज जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, जो पब्लिक की आवाज थी, जो आपने अभी कहा कि ऐसा समय आए, अब ऐसा समय देखना चाहते हैं, ऐसा दीपेंद्र सिंह हुड्डा देखना चाहती है पब्लिक कि डायरेक्ट वो उनसे मिल सके और डायरेक्ट वो अपने काम को करवा सके। ऐसा ही चाहती पब्लिक, क्योंकि 10 साल का जो राज रहा ना, उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप अगर कोठी पर कभी गए हो या पुराने टाइम पर आप पता करियो, एक दिन में कम से कम भी 6,000 7,000 10,000 आदमियों से मिलता था। सबको संतुष्ट करके भेजता था। सुबह 9-10 बजे मिलना शुरू हो जाया करते और रात के 2-2 बज जाया करते। इन अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना ली भाई साहब नेताओं वाली। अब दीपेंद्र ने तो इन एक एक आदमी में घूमना पड़ेगा, क्योंकि इन एक एक आदमी का काम इस टाइप से कर दिया। अब जैसा नेता होता ना वैसी ही राय हो जाती है। इनकी सादगी का जीवन ही ऐसा है। हर आदमी ये चाहता मैं दीपेंद्र से मिलूं, और उसका अधिकार भी है भाई उसका मिलने का। लेकिन नेता क्या है, नेता के पास टाइम कम होता है। इतना बड़ा हरियाणा है, उसमें शायद वो थोड़े बहुत मतलब दुखी हो जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए एमपी साहब ने तो ये फैसला कर रखा है, मैं एक एक आदमी से पर्सनल जाकर मिलूंगा, कोई नाराज ना। और मतलब दीपेंद्र की पर्सनैलिटी को सूट भी करता। वो मेहनती भी इतना ज्यादा है, और ऐसा मेहनती नेता उत्तर भारत में कोई नहीं है उनके टक्कर का। आपने पर्सनैलिटी की बात की, बिल्कुल हर कोई वाकिफ है उनकी शालीनता और सादगी से। अब बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी प्रतिद्वंदी जो पार्टी अगर बात करें अभी फिलहाल जो सत्ता में है, तो अरविंद शर्मा मौजूदा सांसद है रोहतक लोकसभा से। अभी तो सरकार भंग हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस बार फिर से बीजेपी कहीं ना कहीं कोई या तो चेहरा बदल सकती है, या फिर अरविंद शर्मा को अगर उतारते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी तो इस प्रयास में होगी कि इस रोहतक लोकसभा सीट को, क्योंकि पूरे देश के अंदर सबसे हॉट सीट मानी जाती है, जीतने का प्रयास बीजेपी भी करेगी, और बीजेपी नहीं चाहती कि रोहतक लोकसभा सीट उनके हाथ से जाए। ऐसा उनके हाथ से तो जाएगी, 100% जाएगी, क्योंकि ये
यहाँ का जो नेता है ना, नेता किसी इलाके का एक नेता होता है जिसकी पहचान होती है, सदियों तक यहाँ नेता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ का परमानेंट नेता है। अरविंद शर्मा कोई परमानेंट नेता थोड़ी। पहले सोनीपत था, फिर करनाल था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से कह रहे हैं सोनीपत टिकट मांग रहा है। अब इनका तो ये है भाई साहब, ये तो बीजेपी तो क्या है, हेलीकॉप्टर से लाना चाहती है, चुनाव जितवाना चाहती है। चुनाव के बाद चाहे काम करो ना करो, तो क्या है, टिकाऊ और जमाऊ जो नेता है वो यहाँ का दीपेंद्र हुड्डा। यहाँ तो परमानेंट नेता दीपेंद्र हुड्डा। तो पिछली बार तो चलो षड्यंत्र के तहत हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा वो होगी थी, अब की बार लोग उस गलती में नहीं आएंगे। कोसली क्षेत्र की अगर बात करें, कोसली क्षेत्र से ज्यादा मार्जिन में जो बीजेपी की जीत हुई थी, यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की हार हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर। अब की बार क्या लगता है कि आप कोसली क्षेत्र में घूमे हैं, आपको कुछ पता चला हो कि कितना मार्जिन जो है वहां से कम हुआ है बीजेपी की जीत का? दरअसल वहां पर एक तो आपके सोशल मीडिया के तहत देखते रहते हैं जो आप लोग करते हो, दो बातें हैं। एक बात, वहां जिस हिसाब से नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ना चाहते हैं, एमएलए लेवल के नेता जो आगे विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, इस टाइप की जो लाइन है, फ्रंट लाइन के, सेकंड लाइन के, थर्ड लाइन के, फोर्थ लाइन के बहुत ज्यादा वर्कर, करीबन करीबन कोसली हल्का से आप ये लगा लो 800 से 900 वर्कर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी में हमने बार बार जाकर कांग्रेस में मिलते देखे। पहली बात ये तो लीड कम होना स्वाभाविक है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा उसके वहां से जीत भी जा। दूसरा, उनने भी पिछली बार इस गलती को अब वो लोग मानने लग रहे हैं। हमने एक सीधा शालीन आदमी इस चक्कर में हरा दिया, जात पात और वो चक्कर डाल के हमने हरा दिया, और हमने इस 10 साल में फिर पता चला अगर कोई काम करा सकता, काम कराने वाला नेता है और आप लोगों की आवाज को सुन सकता है, तो वो नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज की पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार की पर्सनैलिटी, उनके काम कराने के तरीका की पर्सनैलिटी, वो उसको जाति पाति और धर्म में बांटा नहीं जा सकता। वो इस टाइप का करेक्टर है, वो सबके हैं, सब उनके हैं। तो वो एक दो बार तो चलो काट के अंडी चढ़ते, बार बार नहीं चढ़ती भाई सब। तो अब की बार कोसली से बहुत बढ़िया लीड लेंगे दीपेंद्र सिंह। तो आप मानते हैं कि राजनीति के अंदर जो जात पात का जो जहर घोला जाता है, क्योंकि उसका नुकसान सिर्फ आम जनता को होता है, राजनीतिक लोगों को नुकसान नहीं होता। जो जातिवाद जो फैलता है वो पब्लिक में फिर बाद में आपस में जो मतभेद, जो मनभेद होते हैं, वहां नुकसान करता है। तो राजनीतिक पार्टियां जो जातिवाद का जो जहर घोलती हैं, क्या मानते हैं, क्या ये सही है चुनाव के दौरान? ना, जाति पाति का ये होना ही नहीं चाहिए भाई साहब। जाति पाति क्या, नेता का तो काम का है। जैसे ही आप जाति पाति पे ले जाओगे तो काम से दूर हो जाओगे, और नेता इसलिए बनाए जाते हैं वो काम करें, और दूसरा काम ही नहीं होता नेता का। नेता का होता अच्छा व्यवहार करे गए आदमी के साथ और उसका काम करे, दो ही बातें होती हैं। वो दोनों बातों में मतलब अगर कोई दिक्कत, मान ले किताबों में ही पढ़ते थे भैया एक अच्छे शासक के क्या काम होते हैं मुख्यतः, तो मुख्यतः काम तो 8, 10, 20, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन दो काम मुख्य बताए, दो तो होने ही होने चाहिए। एक, वो नेता जाति पाति, धर्म, लिंग, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, किसी भी आधार पर भेदभाव ना करे, ऐसी शासन व्यवस्था कायम करे। दूसरा, वो अपने राज्य में, अपने एरिया में ऐसी शासन व्यवस्था कायम करे कोई भूखा ना सोए, सबको रोजगार दे। उस मामले में दीपेंद्र सिंह हुड्डा उन पैरामीटरों में फिट बैठते हैं। अरविंद शर्मा उस पैरामीटर में फिट नहीं बैठता, क्योंकि रोजगार के मामले में और किसी मामले में अरविंद शर्मा कहीं नहीं खड़ा पाया। और कोई भी नेता हो बीजेपी का, जो होगा वो बाहर से इम्पोर्ट किया जाएगा, वो 5 साल के लिए होगा। तो लोगों ने ये समझ में आ गई, अपना अपना ही होता है, पराया पराया होता है, और मतलब हेलीकॉप्टर वाले नेता को पसंद नहीं करेंगे जी। ये हेलीकॉप्टर वाले नेता पे एक जो बात लोगों के अंदर जो आज चल रही है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है, वो मैं पूछना चाहूंगा कि बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस के समर्थक कहते हैं कि हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देंगे। कहीं ना कहीं संगठन और पार्टी, ये दो शब्द बड़े बड़े मायने रखते हैं। पार्टी और संगठन, इसमें बड़ा फर्क है। आप समझते हैं मेरी बातों को कि कहीं ना कहीं ये नुकसान तो नहीं करेगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और संगठन, बीजेपी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये चीजें मैं जानना चाहता हूँ। बीजेपी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा संगठन, जी देखिए, कोई भी समर्थक जो वोटर है, बीजेपी का समर्थक है, वो कहता है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, कोई भी कैंडिडेट आए, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस का जो समर्थक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेता है। तो क्या वजह है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम क्यों लेते हैं? क्या कांग्रेस मजबूत नहीं है यहाँ पे? दरअसल वोटर भी 3-4 तरीके का होता है।
एक पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होता है, एक पार्टी का अंधभक्त होता है, एक पार्टी के काम पर वोट डालता है, एक उम्मीदवार के नाम पर वोट डालता है। 3-4 चीजें। उम्मीदवार के नाम पर वोट डालने वाला दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद करता है। पार्टी के काम पर वोट डालने वाला, जो पार्टी से काम नहीं हुए, जिसको एंटी इनकमेंसी कहते हैं, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डालता है। जो बीजेपी की विचारधारा है उससे प्रभावित होकर जो वोट डालता था, वो भी बीजेपी से पीछे हट लिया। बीजेपी वाले कई साथियों में मैं बैठता हूँ, वो कहते हैं बोले यार ये वो बीजेपी नहीं रही, अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं रही, या बीजेपी तो और कुछ आ गई। अंधभक्तों वाली बात आ गई। हाँ, ये तो मतलब पार्टी अलग, ये अलग। मोदी जी वाली जो, अमित शाह जी वाली जो है ना ये बीजेपी, ये अलग आ गई। इससे बहुत लोग, विचारधारा वाले लोग भी खपा हैं। वो कहते हैं यार ये वो बीजेपी नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है। तो वो लोग भी इनको वोट देंगे। एक हो गए अंधभक्त। अब उनमें से तो भाई उनको तो उनका तब क्या कराया था, वो तो बकोए जास के हैं। अब बकोने की परंपरा कांग्रेस की नहीं रही, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं रही, समझाने से वो मानेंगे नहीं। तो कुछ वर्ग तो है जो बीजेपी को वोट डालेंगे, लेकिन 3 तरह के लोग हैं जो विचारधारा में पता चल गया। अब बीजेपी की विचारधारा और अमित शाह और मोदी विचारधारा अलग है, ये वो वाली बीजेपी नहीं। वो दीपेंद्र को वोट डालेगा। जो काम को देखेगा वो दीपेंद्र को वोट डालेगा, जो नाम को देखेगा वो दीपेंद्र की वोट डालेगा। क्योंकि एक नाम का हम लोग करेक्टर, व्यवहार, दीपेंद्र का व्यवहार बिल्कुल शालीन, और ऐसा व्यवहार तो है ही नहीं भाई साहब। दूसरी बात, यहाँ पर चुनाव क्या है, यहाँ पर चुनाव मतलब अकेला एमपी बनाने का नहीं है, चंडीगढ़ की कुर्सी का चुनाव है। यहाँ से चंडीगढ़ की कुर्सी बने, क्योंकि यहाँ से जो लीडर कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उसको लोग आज के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर 95% हरियाणा के लोग पसंद करते हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे जो पसंद नहीं करते, वो अंधभक्त लोग। 95% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं। यहाँ से जैसे एमपी बनेंगे, चंडीगढ़ की कुर्सी की राह आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वोट पड़ेगी वो दो वोटों को, एक वोट एमपी बनाने की, दूसरा मुख्यमंत्री बनाने की होगी। और लोगों की ये सोच है, अगर भाई कहने को तो हम कह देते हैं विजनरी के रूप में, अगर भाई चौधरी छोटराम जैसा होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह जैसा होना चाहिए, चौधरी देवीलाल जैसा आदमी होना चाहिए, राम मनोहर लोहिया जैसा होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री मनमोहन जैसा होना चाहिए। बड़े बड़े नेताओं के हम नाम लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसा। और जब ये सारी चीजें हम खूब भी देखते हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा में जाती है। जब हम चौधरी चरण सिंह का रूप देखते हैं, किसानों के मामले में कितने सजग थे, कितनी सोच रखते थे, तो चौधरी चरण सिंह जी आते हैं। जब छोटराम का नाम आता है, चौधरी छोटराम का, गरीब का कर्जा कौन माफ कर सकता है, तो नाम आता है उनका। जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसी नीति, जो राष्ट्रवादी नीति है, उन नीतियों में किसी सोच को देखते हैं, तो उन नेताओं का जो अनुसरण करने वाला नेता है, जो उस लाइन पर चल रहा, वहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा फिट बैठते। कहने को तो शालीनता और सादगी की राजनीति केजरीवाल जी भी करते हैं, लेकिन केजरीवाल जी से भी ज्यादा सादगी अगर कोई आदमी रखता है, बीजेपी पार्टी में बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनसे भी ज्यादा कोई सादगी रखता है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा रखता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब इस टाइप के नेता हैं। और कुछ नेता तो एमपी बनाए जाते हैं, कुछ नेता बताए जाते हैं। ये बताने वाले नेता, जैसे फिल्में नहीं होती, कुछ फिल्में पैसा कमाने के लिए और कुछ फिल्में 6-7 पीढ़ी बताने के लिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस लाइन पर चल रही हैं राजनीति के मामले में। उन चीजों का अनुसरण कर रहे हैं कि सदियों तक बताए जाएंगे कि ऐसे नेता थे जिनके पिताजी मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने मतलब कभी भी वो प्रोटोकॉल, वो स्ट्रक्चर यूज ही नहीं किया जो मतलब उनकी इमेज को डैमेज करे। पहला ऐसा नेता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिसने अपने बाप से बड़ा अपना कद बढ़ाया। आज उनके पिताजी को दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जरूरत है। किसी रैली में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं ना और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ना जा तो 60-40 का फर्क रह जाएगा। 60% दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनको सहारा देते हैं। ऐसा कोई लीडर नहीं है नॉर्थ इंडिया में जो अपने पिताजी की बराबरी कर पाया हो, जो अपने पिताजी के टक्कर का कद ग्रहण कर पाया। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने परिवार की, अपने कद की, अपने सिस्टम की वो छवि मतलब दिखाई है। क्योंकि ये खानदान है ना 100 साल हो गए, 101 साल हो गए। 1923 में माथुराम ने लड़ा था। माथुराम जी और सरदार किशन सिंह जी, भगत सिंह के
परिवार, ये दोनों इकट्ठे साथी थे। पहले आर्य समाजी ये बने थे दोनों, भगत सिंह का परिवार और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार पहला आर्य समाजी बना था। ये बहुत पुराने लोग हैं और कभी से उस परंपरा को चलाते आ रहे हैं। बहुत सी पीढ़ियों में गिरावट आई है। दादा बहुत बढ़िया था, पिताजी उससे घट गया, बेटा उससे घट गया। इस परिवार में क्या है, लोकप्रियता बढ़ी है। चौधरी मातूराम से बढ़िया काम सो विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे रणबीर सिंह हुड्डा ने किए। उनसे बड़ा मामला जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा पॉपुलरिटी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। ये परिवार बढ़ने लग रहा है भाई साहब जी। एक अंतिम सवाल, फिलहाल जो है हरियाणा के अंदर नया मंत्रिमंडल तैयार किया गया है और मुख्यमंत्री एक सांसद को बनाया गया। हाँ। इस्तीफा देने से पहले उनकी घोषणा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व में थे, उनका इस्तीफा देने से पहले बीजेपी की तरफ से सांसद जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, उनको सीएम की घोषणा उनके नाम की गई। विधानसभा के अंदर 90 विधायक होते हैं, 91वां सदस्य इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनता है। कहीं ना कहीं बीजेपी एक राजकुमार सैनी को जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाती है, तो क्या लगता है, क्या वोट बैंक अपनी तरफ करने के इरादे से या किस तरीके से, क्या बीजेपी को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? दरअसल देखो, वो तो इनकी निजी सोच है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें हम क्या कहें। जो इनके हिसाब से जो फिट बैठता होगा। राजनीति में अकेला ये नहीं, वोट का भी देखा, लॉयल्टी भी देखी जाती, कई चीज देखी जाती है। उस हिसाब के पैरामीटर में नायब सैनी इनका फिट बैठता होगा, उस हिसाब से इनने इनको मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, 90 विधायकों को छोड़ के एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, वो पता है, वो पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं, उसमें विधायक और सांसद नहीं देखा जाता, सेंटर से भी लाकर डाला जाता है कई बार, ये बात नहीं होती। लेकिन बात क्या है, बात ये है, 9.5 साल का जो रिकॉर्ड खट्टर साहब का, एक तरफ तो तारीफ कर रहे हैं, 9.5 साल में इतना विकास किया, दूसरी तरफ उनको एकदम अचानक सीट से हटाया गया है। तो मतलब ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी मुख्यमंत्री की, इसलिए हटाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये फैसला इन अचानक से बेवजह ले लिया तो चलो वैसे तो इनका अंदरूनी मामला, लेकिन हमने तो जितने भी मुख्यमंत्री ऐसे अचानक से आए हैं, चाहे वो कांग्रेस में आए चरणजीत सिंह चन्नी, चाहे वो कहीं और प्रदेश में बदले गए, हमने कहीं कामयाबी नहीं देखी। ऐसे मुख्यमंत्री जब 9 साल 9.5 साल सरकार चला ले, 6 महीने के लिए बदला जाता, उससे क्या है, लोगों को ये समझ में आ जाता है कि 9.5 साल में बस चेहरा बदल कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अब भाई हमने इस मुख्यमंत्री ने ज्यादा काम नहीं किया और ये स्वाभाविक तौर से अच्छा मुख्यमंत्री नहीं निकला, इसलिए हम इसको रिपीट करके दूसरा मुख्यमंत्री ला रहे। क्या 6 महीने में वो विकास कर पाएगा? 9.5 साल फिर सरकार के कोदे बदलना था तो 5 साल पहले बदलते। इनने तो एक अपनी भूंड ढकने का एक अलग रास्ता चुना है। ये ऐसी चीजें पब्लिक में चलती नहीं। 9 साल तो शोषण कर दिया पब्लिक का, और 6 महीने के लिए बदल कर उस एंटी इनकम्बेंसी को ये चाहो भाई एंटी इनकम्बेंसी बदल जाएगी, ये इनकम्बेंसी बदलेगी नहीं, ये तो एज इट इज रहेगी। और ये लोगों में रोष है, वरना पिछली बार तो इनके मंत्री आ रहे थे सरकार के, अब की बार मुख्यमंत्री सब कुछ आ रहा था। इन्हें ये पता था, इनके पास ये रिपोर्ट थी, शायद हमने ऐसा लगा, ये मेरी निजी राय है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस समर्थकों को क्या मैसेज देना चाहिए? तो कुछ नहीं, कांग्रेस समर्थकों जो हमारे साथी हमारे से, उनको तो क्या मैसेज दें भाई, सारे भाई इकट्ठे मिलकर लड़ो बढ़िया तरीका चुनाव। और ये देश की राजनीति में लीडर बनाने का चुनाव है। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार चुनाव ना हारते तो आज लोकसभा में विपक्ष के नेता होते, कितना बड़ा कद होता, कितनी बड़ी अनदेखी, कितनी बड़ी गलती हमारे से होगी। आज वो किस जगह पे होते, पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता होते वो, क्योंकि वो 4थी बार के सांसद होते। अजय रंजन जी देख लो, 1-2 बार के सांसद हैं, उनका मौका लग गया। तो ये बहुत बड़ी गलती हुई। ये अकेला एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश में लीडर बनाने का चुनाव है। और ऐसा लीडर जो सर्वगुण संपन्न है, जिसमें किसी तरह की भी कमी नहीं है, जो लोक लिहाज, जो विजनरी, जो काम के प्रति लोग सजगता, जिनके कामों को देख कर पूरा हरियाणा में कॉपी करते हैं लोग। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरी तरीके से साथ देने का हक है, क्योंकि आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा सबकी रडार पर है। चाहे आप जेजेपी पार्टी देख ले, उनकी रडार पर, इनेलो पार्टी देख ले, उनकी रडार पर, बीजेपी पार्टी देख ले, उनकी रडार पर,
और कोई देख ले उनकी भी रडार पर। आज दीपेंद्र हुड्डा वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहा है, एक अकेला फौज की तरह काम कर रहा है, अकेला लड़ रहा है पूरे देश में, और कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा। तो ऐसे में सभी साथियों को यही मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, भाई सारे साथी मिलकर बढ़िया तरह चुनाव लड़ेंगे। और अब की बार जो 415 को पहले चुनाव में नाम दिया गया था, दोबारा से जो संसद के सर्वश्रेष्ठ सांसद 2 बार के, अब की बार उन्हें चुनाव जिताकर और देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें बहुत बड़े ओहदे पर वो पहुंचे, ऐसी हम कामना करते हैं भाई। जी धन्यवाद आपका।